रेत की धरती पर जब कर्म के फूल खिलते हैं तो इतिहास भी नम्र होकर प्रणाम करता है। जी हाँ, राजस्थान की माटी ऐसी ही माटी है जो अपने भीतर सृजनशीलता को समेटे हुए है। और आपका पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी भी एक ऐसा ही खास कार्यक्रम है जहां हम ऐसी ही खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मिलाने से पहले उनके बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि कलम भी चलती है और निर्णय भी, जब सोच में सृजन हो और कर्म में निष्ठा। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो प्रशासनिक सेवा में कर्मनिष्ठा का प्रतीक है और साहित्य की दुनिया में संवेदना की सशक्त आवाज़। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर दीवा मेहता का, जो उपायुक्त है वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के मंच पर। नमस्कार मैम, जहां बात हुई है प्रशासनिक सेवा की और आपके साहित्य की, तो आपसे बातों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपके मन की बात कुछ लफ्ज़ों में आप किस तरीके से बयां करेंगी, उसी तरीके से हम सुनना चाहेंगे। तो मैं अपनी ही पंक्तियों में कविता के क्या मायने हैं वो मैंने कुछ लिखा है जी। वो आपसे साझा करूंगी, आपसे और सभी दर्शकों से, कि जीवन की तप्त धूप में एक शीतल छांव है कविता। जीवन की तप्त धूप में एक शीतल छांव है कविता। भीड़ और शोर से भरे शहर में एक शांत गांव है कविता। भागते हुए इस युग में विश्राम युक्त पड़ाव है कविता। भागते हुए इस युग में विश्राम युक्त पड़ाव है कविता। हृदय की हलचल का शब्दों में जमाव है कविता। हृदय की हलचल का शब्दों में जमाव है कविता। या यूं कहें संक्षेप में कि मानव का स्वभाव है कविता। मानव का स्वभाव है कविता। बहुत बढ़िया और बहुत ही खूबसूरती से आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है मैम। यहाँ बातों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन ये जानना चाहेंगे, ये जो मन में कवि है और साहित्य के प्रति इतना प्रेम है, जाहिर सी बात है कि वो बचपन से ही कहीं ना कहीं होता है, पर वो बचपन में कौन सा ऐसा लम्हा और पल था जब आपको लिखा कि नहीं, मैं कुछ लिखना है, मुझे कुछ अपनी कलम को एक आकार देना है, चाहे वो साहित्य की दुनिया में हो चाहे वो कविता की दुनिया में, वो दौर कौन सा था? ये तो कभी नहीं सोचा था कि साहित्यकार बनूंगी या कवियत्री बनूंगी, लेकिन हाँ, एक बहुत ही रोचक सा किस्सा है बचपन का। मैं उस समय 9वीं कक्षा की छात्रा थी और स्कूल में जैसे हम सभी की कोई ना कोई पसंदीदा शिक्षिका होती हैं, तो एक शिक्षिका जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया था, वो हमारी उस समय जो स्कूल की एनुअल मैगजीन छपती है उसकी वो एडिटर थी। अच्छा। तो ये अनाउंसमेंट हुआ स्कूल में कि आप सभी को स्कूल की मैगजीन के लिए यदि कोई भी अपना लेख देना चाहता है तो वो इतनी तारीख तक दे दे जी। तो मैं तब तक लिखती नहीं थी, लेकिन मेरे पड़ोस में एक मेरी अच्छी सखी कह लीजिए, वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, तो मैं उन्हें दीदी कहती थी। तो उन्होंने मुझे अपनी पुरानी स्कूल की मैगजीन दी कि किसी को पता नहीं चलने वाला है, तुम इसमें से दे दो, तुम्हें जो देना हो निकाल कर। तो मैंने उसमें से कुछ लेख दे दिए स्कूल की मैगजीन के लिए। कुछ दिनों बाद फिर से एक ऐलान हुआ कि आपने जो भी लेख दिए हैं वो आपके मौलिक होने चाहिए, इधर उधर से कॉपीड नहीं होने चाहिए। तो अब वो क्योंकि प्रिय शिक्षिका थी, तो ये एक मन में डर सा संचय सा था कि यदि उन्हें कभी ये पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। और उनसे इस तरह की मैं ईमानदारी दृष्टता कर ही नहीं सकती थी। तो मैंने उन्हें स्वयं ही जाकर ये कन्फेशन कर दिया कि मेरे वो जो आर्टिकल्स मैंने दिए हैं वो कॉपीड हैं जी। लेकिन उस दिन ही मन में ये निश्चय कर लिया था कि अगली बार जब भी ये मैगजीन आएगी तो मैं खुद कुछ लिख कर दूंगी। और ये मालूम नहीं था कि वो कभी छपेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें बता ही दिया है कि वो कॉपीड हैं। पर फाइनली जब वो मैगजीन आई, तब तक क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो एयरफोर्स में थे, तो मैडम का तबादला हो चुका था। यहाँ इस मुकाम पर मैं मैम का नाम ज़रूर बताना चाहूँगी, सुरभि बैनर्जी, वो हमारी इंग्लिश की टीचर थी। तो वो क्योंकि वहाँ से जा चुकी थी अपने हस्बैंड के तबादले के कारण, उसके बाद में वो मैगजीन हमें मिली। और इंटरेस्टिंगली मैम के आर्टिकल के जस्ट बाद में मेरा आर्टिकल था। अरे वाह। और उसी दिन, जिस दिन वो स्मारिका मेरे हाथ में आई, उसी दिन स्वतः स्फूर्त मेरी पहली कविता ने जन्म लिया। बहुत खूब। जो उन्हीं के लिए लिखी गई थी। बहुत खूब। और वो कहते हैं ना कि यहीं से आपकी जो निष्ठा है जो आज तक नज़र आती है, वो शायद बचपन से ही थी, तभी आपने
माना आपने उसको कॉपी किया, लेकिन आपने उस चीज़ को कबूल भी किया कि मैंने ऐसा किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैम, बचपन से आपको अलग अलग लैंग्वेज का खासा शौक़ रहा है। आपने हिंदी, इंग्लिश, जनसंपर्क, एडवर्टाइजमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ों की एजुकेशन हासिल की। इसकी वजह क्या थी? पढ़ने का मुझे बचपन से शौक़ रहा है। अलग अलग लोगों को जानना, अलग अलग कल्चर्स को जानना और अलग अलग चीज़ों के विषय में जानकारी या ज़्यादातर मैं ये कहूँगी कि ज्ञान हासिल करना। जी। तो इंग्लिश मेरा पसंदीदा विषय शुरू से रहा है। उसका एक कारण भी शायद मैम हो सकती हैं बैकग्राउंड में कहीं, लेकिन लैंग्वेजेस पे मेरी पकड़ अच्छी रही शुरू से। और बचपन से ही कुछ साथ की जो सहपाठियाँ थी उनका सानिध्य इस तरीके का मिला कि उसके कारण बचपन से स्कूल के टाइम से ही डिबेट्स में, स्पीचेस में, इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, उसमें जाने लगी। तो उससे जो भाषा थी उस पर निखार भी आता चला गया और उस पर पकड़ भी बनती चली गई। स्कूल की जो टीचर्स थी उन्होंने भी उसमें काफ़ी मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया। तो वहाँ से तो जन्म हुआ जो साहित्य के प्रति जुड़ाव है, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे हिंदी लिटरेचर हो। और क्योंकि मैं लिखती भी थी तो इसलिए मुझे अंग्रेज़ी साहित्य में पीएचडी करने के बावजूद भी ये लगा कि हिंदी साहित्य में भी मेरा कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि गोष्ठियों वगैरह में जाते हैं तो कई बार वहाँ पर हिंदी साहित्य के विषय में चर्चा होती है और वहाँ पे आप आउट ऑफ प्लेस फील करते हो अगर आपको उस विषय में कोई जानकारी नहीं हो। तो इसी के चलते मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, जबकि मेरी इंग्लिश साहित्य में पहले ही पीएचडी हो गई थी। बहुत खूब। और रही बात एडवर्टाइजिंग की, तो ग्रेजुएशन के समय मेरा एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी था, जो एक और मेरा पसंदीदा विषय है। उसमें साइकोलॉजी में हम अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है और एडवर्टाइजिंग टीवी से भी रेडियो से भी हम बचपन से रूबरू होते आए हैं। तो उसमें जिस तरह की एक क्रिएटिविटी देखने को मिलती है कि कैसे वो एक ऐसी विधा है जिससे आप किसी दूसरे जने के की सोच को बदल पा रहे हैं और उसमें कितनी ज़्यादा रचनात्मकता हो सकती है, उसकी वजह से आप अपनी या दूसरों की सोच को बदल पा रहे हैं। तो और भाषा का भी उसमें अपनी भूमिका होती ही है। तो वो उसके कारण मुझे उस विधा ने भी अट्रैक्ट किया। जब मैंने एडवर्टाइजिंग में कोर्स करना चाहा तब तक मैं जॉब में क्योंकि आ चुकी थी, तो रेगुलर कोर्स में नहीं कर सकती थी, इतनी लंबी छुट्टी जॉब से नहीं मिल सकती थी। और उस समय पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी इकलौती थी जो एडवर्टाइजिंग में एमए की डिग्री देती थी डिस्टेंस लर्निंग से। तो वो फिर मैंने वहाँ से परस्यू किया। बहुत खूब। यहाँ जब आपकी शिक्षा की बात चल रही है तो एक दिलचस्प वाकया भी है कि प्रशासनिक अधिकारी बनने का जो आपका सफ़र था वो काफ़ी रोचक था, क्योंकि आप चल रही थी बीएड की तरफ और आप कहीं प्रशासनिक अधिकारी बन गए। वो वाकया आपसे ही जानना चाहेंगे। पहले तो बीएड करना भी अपने आप में मेरे जीवन में एक बहुत ही एक्सीडेंटली आया, क्योंकि जब मेरी एमए हो गई अंग्रेजी में तो मेरा मन पीएचडी करने का था, लेकिन मेरे पिताजी ने ये कहा कि विद दी एमए इंग्लिश बैकग्राउंड आप जिस दिन बीएड करके निकलोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में तो ज़रूर गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब निकलते ही लग जाए गेस्ट फैकल्टी को छोड़कर। तो बीएड एक ऐसी चीज़ थी कि आप एमए इंग्लिश के साथ में बीएड होते ही आपकी नौकरी एक तरीके से गारंटीड हो जाती है। तो वो एक कारण था एकमात्र बीएड करने का। लेकिन साथ में क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर कोई देता ही है, तो नेट, स्लेट, आरएएस, वैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था स्कूल में, लेकिन इंग्लिश जब मेरा मेडिकल वाला एक अटेम्प्ट देने के बाद में नहीं हुआ तो मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया और रहा आर्ट्स की पकड़ ली। उसके साथ में ही ये तय कर लिया मन में, उसकी प्रेरणा मेरे मामा जी थे। उन्होंने मुझे इसलिए प्रेरित किया कि हमारे परिवार में मुझे तुझ में उम्मीद दिखती है कि यू कैन डू दिस। तो उन्होंने मुझे इस प्रशासनिक सेवा की तरफ मोड़ा और साथ में ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो बीएड करने से पहले ही आरएस का, प्री का और मेंस का एग्जाम में दे चुकी थी, लेकिन रिजल्ट आने में कई बार बहुत समय लग जाता है। तो खाली बैठे बैठे वो बीएड का फॉर्म पापा के कहने से भर दिया और बीएड लगभग 3/4 हो भी चुकी थी जब तक आरएस का कॉल लेटर आया। तो जब क्योंकि सारी उसकी फॉर्मेलिटीज, लेसन वेसन सब कुछ हो चुके थे, तो फिर इसलिए लगा कि एग्जाम दे देते हैं। तो राजकीय सेवा में आने के बाद में मैंने बीएड का एग्जाम दिया। अरे वाह, ये कहीं ना कहीं आपका जो वो शिक्षा के प्रति रुचि है ना, वो नज़र आती है कि वो आपको हर जो सब्जेक्ट है उससे मोहब्बत रही है। साइंस बैकग्राउंड रहा लेकिन आपने इंग्लिश, हिंदी हर सब्जेक्ट में महारत हासिल की। मैम, प्रशासनिक अधिकारी और साहित्यकार
तो बहुत अलग अलग राहें हैं, लेकिन ये दोनों राहें आपके ज़रिए एक साथ मिल रही हैं। आपको क्या लगता है, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं या कहीं ना कहीं ये समृद्ध कर रही हैं? हम इस मामले में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी पहले तो, कि ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आपका जो पैशन है वही आपका प्रोफेशन बन जाए। लेखन एक ऐसा पैशन है जो कि जग जाहिर है कि बहुत ज़्यादा लोगों को, वो जो कहते हैं ना कि सरस्वती और लक्ष्मी का उतना ज़्यादा मेल नहीं होता है, तो इसलिए आपको जीवन यापन के लिए अपना रोजगार भी चाहिए होता है, जो लेखन से शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाते, या उस मकाम तक तब तक मैं पहुंची नहीं थी, और साथ में एग्जाम्स दे ही रहे थे। तो इसलिए रोजगार का जरिया तो ये नौकरी बन गई, ये व्यवसाय बन गया, जो पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में और फिर वाणिज्यिक सेवा में आ गई। लेखन तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही चल रहा था, तो वो तो चलेगा ही। और जीवन के अनुभव, जैसा कि कहते भी हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो आप चाहे जैसा भी जीवन जी रहे हो, चाहे जिस भी सेवा में हो, और आपका निजी जीवन भी जैसा भी हो, वो हमेशा ही आपके लेखन को अगर आप लिखते हैं तो उसको प्रभावित करता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं ये कहूँगी कि साहित्य में जो डे टू डे के जो अनुभव हैं, चाहे वो सेवा में रहते हुए हो या निजी जीवन के हो, उनकी जो छवि है वो साहित्य में आती ही आती है, और आनी भी चाहिए। जब साहित्य को हम समाज का दर्पण कह रहे हैं, तो जो सामाजिक जीवन में सभी तरह का जीवन हमारा आ गया, व्यवसायिक भी और निजी भी, उसका रिफ्लेक्शन तो साहित्य में आएगा ही आएगा। दूसरी तरफ साहित्य और जो भाषा या लिटरेचर के प्रति जो लगाव है, वो आपकी भाषा को समृद्ध करता है, और एक तरह से आपकी सेंसिटिविटी को भी विकसित करता है। तो प्रशासन में वी कॉल इट एडमिनिस्ट्रेशन विद द ह्यूमन फेस। तो संवेदना के साथ जो प्रशासन होता है, वो मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं आपको दूसरे प्रशासकों के कंपैरिजन में, मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन लोगों से जुड़ के, हमारा काम तो रेवेन्यू लाना है, तो आप अगर लोगों से जुड़ के उनकी भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए और उन्हें ये समझाकर कि ये जो किया जा रहा है ये ना केवल सरकार के हित में है, बल्कि अगर आप इस स्तर पे ये नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे जाके आपका ज़्यादा नुकसान हो। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं उसके कारण, अपनी इस साहित्य और संवेदना के कारण लोगों से अधिक जुड़ पाती हूँ। तो इसलिए जो काम सख्ती से नहीं और नरमाई से भी मैं उनसे करवा लेती हूँ। यहाँ तक कि मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए हैं जहाँ पे मैंने उनसे टैक्स या पेनल्टी जमा करवाई और फिर भी वो खुश होकर गए। अरे वाह! वो कहते हैं ना, जो एक लेखक होता है ना, वो उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है, वो छोटी छोटी बातों को बड़ा महसूस करता है, और दूसरे की पीड़ा हो या खुशी अपने आप में महसूस कर, तभी एक लेखक को जो है संवेदनशील व्यक्ति कहा गया है। लेकिन प्रशासनिक कार्य वाला जो होता है वो सख्त होता है, क्योंकि उसे एक्शन लेना होता है, और इसे आप बखूबी और बहुत खूबसूरती से दोनों को एक दूसरे में मिक्स करके लोगों की खुशी से अच्छे और बेहतर काम करें। कोई ऐसा वाक़या होगा जो आपके दिल के करीब हो, जो आप शेयर करना चाहेंगी कि हाँ, मैंने जो है लेखक मन से प्रशासनिक कार्य को बड़े अच्छे खूबसूरती से अदा किया? बहुत पुरानी बात है, मैं तब जोधपुर में पोस्टेड थी। मेरे पास एक डिमांड थी जी, किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में। बहुत डिटेल में तो नहीं पता लग पाया, पर उस शायद टैक्स पेयर की डेथ हो गई थी जी। किसी एक्सीडेंट का वो शिकार हो गया था, या उसकी फैमिली शिकार हो गई थी, एंड ही वाज अंडर जेल या समथिंग लाइक दैट। तो वो डिमांड की रिकवरी तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसमें एक हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था वैट में गारंटर्स का जी। तो गारंटी जिसने दी थी वो क्योंकि वो जो टैक्स पेयर था, वो डीलर जो था वो जोधपुर में नया था, वो बाहर से था, आगरा से जी, और जोधपुर में कुछ साल बिजनेस करके वो चला गया था। तो किसी अनजान व्यक्ति से तो गारंटी दी नहीं जा सकती थी, उसके अड़ोस पड़ोस में कोई रहता था, उसके कहने से, वो सरकारी सेवा में था खुद, तो वो गारंटी दे नहीं सकता था, उसके कहने से किसी और ने गारंटी दी थी। अब बेसिकली ये व्यक्ति जो था ये एक्सपोर्टर था, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में हमें सबको पता है कि डिमांड लगती नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द वांट ऑफ वेरिफिकेशन, क्योंकि बीच में उसकी एक्सीडेंट हो गया और वो डेथ हो गई या जो भी हुआ, तो वो डिमांड वसूल नहीं हो पा रही थी, और वो एक्सपोर्ट के प्रूफ के कारण सिर्फ वो डिमांड खड़ी हुई थी, जो हमें भी पता था कि एक्चुअली डिमांड है नहीं। लेकिन क्योंकि डिमांड को वसूली करने का दबाव आ रहा था, तो मैंने जो उसकी गारंटर्स थे उनसे संपर्क किया कि वो जमा करवाएं, पर वो 12,87,000, मुझे आज भी फिगर याद है 2009 का, तो वो 12,87,000 की डिमांड थी, और वो जो गारंटर एक तो गायब था, दूसरे गारंटर से सिर्फ 5,000 जमा हो सकते थे, और वो जो ऐसा इंसान जो उसे डायरेक्टली जानता भी नहीं था, तो उनके बल्कि ये हुआ कि पारिवारिक झगड़े उस वजह से होने लग गए।
तो मुझे लगा कि ये डिमांड तो वैसे भी खत्म नहीं होनी है, तो ऐसे करके और मैंने फिर उसको जाने दिया। तो हो सकता है कि सरकार की नज़र में ये गलत हो, लेकिन मुझे लगा कि वैसे भी कुछ मतलब वो डिमांड वैसे भी जायज़ नहीं थी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में डिमांड थी, तो इसलिए जी वो कहीं ना कहीं मन में संवेदनशील व्यक्तित्व का रहा ही असर। मैम आप बहुत ऐसे मुद्दों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कर निर्धारण हो, नीति निर्धारण हो, जीएसटी, जटिल विषय हैं और काफ़ी गंभीर विषय भी हैं जिनसे आप जुड़ी। कितना गर्व महसूस करती हैं और क्या खास भूमिका रही आपकी इन विषयों? इस बारे में हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वी आर स्टिल लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, वी ऑल नो दैट। अमेरिका में भी आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है और आगे जाने कितने वर्षों तक नहीं बन पाएगी। तो इस तरह के संसार में एक महिला होते हुए इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में, ना केवल इंडिया में जी, मैं क्योंकि जापान गई हूँ, जैसा कि आपने मेरे बायोडाटा में देखा, तो वहाँ पे भी मेरी दूसरी कई सारे देशों की लेडी ऑफिसर्स से चर्चा होती थी। तो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट बीइंग अ लेडी और आप इस तरह का मुकाम अर्जित करें सबसे पहले तो सबसे पहला तो गर्व का विषय वही है कि हमारे परिवार के कारण, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के कारण और हमारी अपनी मेहनत के कारण हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आप और मैं यहाँ आज बैठे हैं, ये हम दोनों के लिए ही, और हमें जितनी भी महिलाएं देख रही हैं या नहीं भी देख रही, उन सभी के लिए ये गर्व की बात है। मैं आज शीतल देवी को जब देखती हूँ, वो पैरा ओलंपिक्स में जाती हैं, उसके दोनों हाथ नहीं हैं और वो पैरों से जब वो बाण चलाती हैं, तो ऐसा कोई भी मुकाम जो कोई महिला अर्जित करती है, उसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष होता है। तो वो डेफिनेटली एक गर्व का विषय अपने आप ही हो जाता है कि यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद में संवेदनशीलता के साथ में जो प्रशासक की भूमिका मैं अदा कर पाई हूँ, या मेरी जो ड्राफ्टिंग स्किल्स है, जो लैंग्वेज के प्रति जो मेरा लगाव है या लैंग्वेज से जो मेरा जुड़ाव है, उसकी वजह से ही मुझे ये ड्राफ्टिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ वैट में भी, जीएसटी में भी लगातार मिलती आ रही हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के बाहर से भी दूसरे जैसे NIPFE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है दिल्ली में, तो वहाँ पे पेपर राइटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं या लेक्चर लेने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। ये सारा श्रेय मैं अपनी विषय के पकड़ पर तो है ही, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट लैंग्वेज को भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विषय पे पकड़ तो और कई सारे अधिकारियों की है, पर जो एज मिलती है वो लैंग्वेज के कारण डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलती है। डेफिनेटली, और उसी लिए आप कहीं ना कहीं बहुत से एक ऐसे नया आयाम स्थापित करती हैं जो हर महिला के लिए गर्व की बात होती है। मैम आपने कई कर चोरी के मामलों को उजागर किया, कई नई नीतियों का मसौदा तैयार किया। क्या कुछ महसूस करती हैं जब इस तरीके के कहते ना एक जोखिम भरे कामों को कर रही होती हैं, कैसा महसूस करती हैं? महसूस तो अच्छा होता ही है, गर्व की तो बात लगती ही है। जब शुरुआत हुई थी पहले मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में थी, सहकारी विभाग में थी, वहाँ बिल्कुल ही इतर काम होता था। वहाँ विशेष रूप से महिला सहकारी समितियों को हम लोग जो अनुदान, राजकीय अनुदान आते थे, वो वितरित करने का काम करते थे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करते थे। यहाँ जब इस विभाग में आई राजस्व विभाग, मुझे किसी ने मजाक में ये कहा कि अब तो आप राज्य सरकार के दामाद बन गए हो, क्योंकि थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखा जाता है कि आप वैसे भी कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की जो लेमन लैंग्वेज में कहे तो मार्केट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो लोगों की नज़रें तो बदल ही जाती है, आपको देखने की मतलब आपके प्रति जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। लेकिन यहाँ आकर जो पहली बार जब सरकार को राजस्व अर्जित करके दिया, एक तो टैक्स तो ठीक है, कई बार रिटर्न के साथ में अपने आप जमा होता है, लेकिन आप कोई वैसी एक्टिविटीज़ फील्ड में जो एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से आप अपने एफर्ट की वजह से और एक्स्ट्रा राजस्व लेकर आ रहे हैं, तो उस दिन सच में ऐसा लगा कि हाँ, आज हम सरकार के लिए कुछ कर रहे हैं, सरकार के लिए वो राजस्व अर्जित कर रहे हैं जिसे अल्टीमेटली लोगों के लिए जो पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ है उसमें खर्च किया जाए। बहुत खूब। ऐसे में कई बार कहते हैं ना, जब हम बहुत जोखिम भरा या जिम्मेदारियों भरा काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई एक चीज़, कोई गीत, कोई पंक्ति हमें प्रोत्साहित करे। कोई ऐसा गीत जो आप खुद गुनगुना के खुद को प्रोत्साहित करती हैं कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना है, वो आपकी ज़ुबानी सुनेंगी? एक गीत है जो मैं बचपन से मुझे बहुत ही प्रेरित करता है, रुक जाना नहीं तू कहीं। मैम चंद लाइनें आप सुनाएंगी उसकी? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही
ओ राही ओ राही। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और ये कहीं ना कहीं हम सभी को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने का। और इस खूबसूरत गाने की चंद पंक्तियां आपने सुनाई हैं, तो बेहद खूबसूरत ये गाना था और हमारे दर्शकों को भी बड़ा ही पसंद होगा। कई ऐसे लोग हैं, आज भी कहते हैं ना, पुराने नगमों की बात ही कुछ और होती है, पुराने गानों की बात ही कुछ और होती है। मैम, यहाँ एक जिक्र करना चाहेंगे हम जीएसटी का, जो इसमें आपकी ख़ास भूमिका रही और राजस्थान के लिए आपने प्रतिनिधित्व किया राजस्थान को जीएसटी जैसे विषय पर, वो अनुभव कैसा रहा? जीएसटी कर प्रणाली में एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म बनकर आया है 2017, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। और इसमें जो पुरानी प्रणाली थी वैट की, उसमें और इसमें सबसे बड़ा जो फर्क है वो है वन नेशन वन टैक्स का, जो पूरे ही राष्ट्र में एक ही स्वरूप में लागू हुआ। और बाहर से कोई भी सामान अगर खरीद के ला रहा है दूसरे राज्य से, तो उसका इनपुट उसे यहाँ मिलता है जी। तो ये एक रूपता जो आई है इस कर प्रणाली में, अब ऐसा लगता है कि हम उस पूरा महासमुद्र जो हमारे देश में व्यापक रूप से फैल गया है, हम उसका एक हिस्सा हैं और अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं उस महासमुद्र में जितनी बूंदें अपनी तरफ से जोड़ सकें। बहुत खूब, बहुत खूब। कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्य में भी जो आपका कवि मन है वो झलकता ही है। यही वजह है कि आपने अभी तक 2000 से ज़्यादा कविताएं लिखती हैं। तो इतनी सारी कविताएं जो लिखी हैं आपने, क्या मन की व्यथा होती है, अनुभव होता है, या समाज से जुड़ने का एक बोलते हैं एक संवेदना होती है, एक तरीका होता है? क्या लगता है आपको? और कुछ कविताएं जो आपको दिल के बहुत करीब हों, वो आपसे जानना चाहेंगे और आपसे सुनना भी चाहेंगे। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसे पढ़ा था टी.एस. एलियट का, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट का जी। तो सनातन रूप से लेखन या मन के विचारों को साझा करने की एक सतत रूप से चाह रही है व्यक्ति की, वो किसी भी रूप में, पुराने ज़माने में पिक्टोरल जो केव्स में पेंटिंग्स होती थी वैसे, फिर वर्तनी से मतलब कहा सुना जाकर और उसके बाद में लिखा जाकर, तो वो हमेशा से चलता रहा है। फिर धीरे धीरे हमने उसको साहित्य का नाम दे दिया। अपने आप को बहुत बड़ा कहना, जब शेक्सपियर, कालिदास, प्रेमचंद जैसे लोग हो गए, वैसे भी जब एक प्रेमचंद हो गया या एक शेक्सपियर हो गया तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी की किसी से तुलना भी नहीं की जानी चाहिए। और मैं हमेशा उसको उसी रूप में देखती हूँ, अपनी लेखनी को भी, कि एक महासमुद्र है जो सनातन रूप से चलता आ रहा है और उसमें अपनी तरफ से मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, वो कंट्रीब्यूशन जो अपने आसपास देखती हूँ या खुद महसूस करती हूँ, अनुभव करती हूँ, उसे सभी से साझा करने का उद्देश्य इतना ही है कि संवेदना की दृष्टि से हर व्यक्ति अलग स्तर का होता है, सब में समान रूप से संवेदना नहीं होती है। और जैसे जैसे हम इस मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे संवेदना कहीं ना कहीं घटती जा रही है। हमारा पढ़ना लिखना, एक दूसरे के साथ संचार या कम्युनिकेशन वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे समय में अपनी भूमिका मुझे बढ़ी हुई सी लगती है कि मैं किसी चीज़ को अगर देखकर किसी अपने आसपास के लोगों से अधिक महसूस कर पा रही हूँ, वो संवेदना अगर मुझ में ज़्यादा जगा पा रही है कोई भी अपने आसपास का कोई अनुभव या व्यक्ति, तो मुझे लगता है अपनी भूमिका मुझे अदा करनी चाहिए, उसे सबके साथ साझा करनी चाहिए। उस ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को जो मैं देख पा रही हूँ उसे सबको दिखाना चाहिए। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी कला को पेश किया है और उतनी खूबसूरती से उसे अल्फाजों में पेश किया। यहाँ हम ना सिर्फ आपने 2000 से ज़्यादा कविताएं लिखी हैं, बल्कि 5 पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई हैं, और वो भी तब जब आप पर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर और अहम जिम्मेदारी है। यहाँ हम आपकी पुस्तक के बारे में बात करेंगे जो कि है स्मृति शेष है। क्या कुछ खास है इस किताब के अंदर? स्मृतियाँ शेष हैं मेरी पहली कविता जो हिंदी में लिखी गई थी, तब से लेकर, और ये 2009 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित और स्मृतियाँ शेष के साथ में चेरिश्ड, ये दोनों एक साथ प्रकाशित हुई थी और दोनों को ही जोधपुर में एक साथ प्रोफेसर प्रेमशंकर श्रीवास्तव अवार्ड से नवाजा गया था। तो बचपन से लेके और 2009 तक की कविताओं का इसमें संकलन है। उसमें से कुछ चुनिंदा, सभी तो नहीं, पर कुछ चुनिंदा संकलन है। और क्योंकि इसी के ऊपर मेरा पहला अवार्ड भी मुझे मिला एक तरह से, जो मेरी रचनात्मकता के कारण मिला, तो उसकी जो अलग खुशी है वो तो है ही।
और इसमें लगभग 112 कविताएं हैं जो सभी हिंदी में हैं। मैम, कोई कविता जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगी आपकी इस पुस्तक से जुड़ी? मेरी पहली 2 छोटी छोटी कविताएं मैं साझा करूंगी। एक तो मेरी पहली हिंदी कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उससे भी एक बहुत ही रोचक वाकया जुड़ा हुआ है कि मैं बुखार से पीड़ित थी, तब मैं 12वीं कक्षा में थी और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मुझे स्कूल से छुट्टी दिलवा दी गई और बिस्तर में सुला दिया गया। बस कुछ भी करने को नहीं मिल पा रहा था और समय कैसे व्यतीत करूं समझ नहीं आ रहा था। तो मन इधर उधर, शरीर को बांधा जा सकता है, मन को तो बांधा जा नहीं सकता। तो वो मन इधर उधर हिलोरे खा रहा था और उसी में ये चंद पंक्तियां लिखी जिसका शीर्षक कल्पना है कि कल्पना कहाँ कहाँ ले जाती, कभी दूर कभी पास ले आती, कभी बहुत खुशियां दे जाती, कभी गमों के ढेर लगाती। मुझे ईर्ष्या होती इससे, जहां चाहे वहां उड़ जाती। फिर भी ये कितनी स्वतंत्र है, फिर भी यह कितनी स्वतंत्र है, जैसे ये उसका मूल मंत्र है। सच है जीवन सत्यता में पूरा, किंतु कल्पना बिन है अधूरा। वाह वाह वाह, बहुत खूब और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको सुनाया भी है। तो ये आपकी वो कविता थी जब आपने 12th क्लास में लिखी, तो आज तक भी वो आपको कहीं ना कहीं कंठस्थ है? हाँ बिल्कुल, छोटी सी कविता है। और एक दूसरी कविता जो आप साझा करना चाहती हैं दर्शकों से, वो भी आपसे सुनेंगे। ये थोड़ी लंबी कविता है जी। आप कहें तो मैं पूरा बिल्कुल मैम, जो आपको चंद लाइनें हैं वो जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। इसका शीर्षक क्या कसूर था है, ये बुजुर्गों को देखकर लिखी गई अच्छा। है। मैं सुनाऊंगी, उसी से आप वो हो जाएंगे। इन आँखों का क्या कसूर था, अपनों को खुशी तो देखना चाहा था। इन आँखों का क्या कसूर था, अपनों को खुशी तो देखना चाहा था। फिर क्यों आज ये उनकी प्रतीक्षा में पथराई है, उनकी राह तकते तकते ये क्यों डबडबाई है। इन कानों का क्या कसूर था, नाती पोतों की किलकारियां ही सुननी चाहिए थी। इन कानों का क्या कसूर था, नाती पोतों की किलकारियां ही सुननी चाहिए थी। फिर क्यों आज इनकी आवाजें इनसे मुखातिब नहीं है, कहती हैं ये बूढ़े अब हमारे मुनासिब नहीं है। और कुछ कंक्लूडिंग लाइंस। इस असहाय का क्या कसूर था, थोड़ा सा सहारा ही तो मांगा था। जिन्हें उंगली पकड़ चलना सिखाया, उनका कंधा भी नहीं मिला है। फिर भी इन्हें आज तक नहीं किसी से कोई गिला है। इस बुढ़ापे का क्या कसूर था, अपने बनाए स्वर्ग से थोड़ा सा आसमान ही तो मांगा था। क्यों धरती से भी वंचित कर इन्हें गर्त में छोड़ दिया है। आखिर क्यों इस निरपराध को इतनी सजाओं का जोड़ दिया है। बहुत आखिर क्यों इस निरपराध को इतनी सजाओं का जोड़ दिया। बहुत खूब। और मैम, आपने कहीं ना कहीं समाज का एक संवेदनशील मुद्दा है जो आज भी कहीं कुछ कोनों में ये ज़रूर छुपा है कि हम अपने बुज़ुर्गों के प्रति जो सम्मान में कमी कर देते हैं या कहीं ना कहीं अपनी बातों से या अपने कामों से उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, क्योंकि वो बहुत सही अपने अल्फाजों में बयां किया है कि वो स्वर्ग उन्होंने ही बनाया है जिसमें हम रह रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरती से आपने अल्फाजों में सजाया है, वाकई तारीफ़ के काबिल है आपकी। और एक छोटी सी कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है, ये रिश्तों की परिकल्पना पर आधारित है कि रिश्ते हमारे कैसे होने चाहिए। आज के ज़माने में तो इंटरनेट बेस्ड ही रह गए हैं, मोबाइल फ़ोन बेस्ड रह गए हैं, लेकिन ये उसके थोड़ा पहले लिखी हुई कविता है। हालांकि मोबाइल फ़ोन तब आ गया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए रिश्तों के क्या मायने हैं। शब्द सुगंध स्पर्श, दर्शन स्वाद और श्रवण। शब्द सुगंध स्पर्श, दर्शन स्वाद और श्रवण। गर हो जाए शून्य सारे ही संवेदन, तब भी हर पल रहे दिल दिल के पास और महसूस करे उसका हर एहसास। कुछ ऐसे ही रिश्ते की कल्पना संजोई है, जब से तुमने दिल में धड़कने पिरोई हैं। जब से तुमने दिल में धड़कने पिरोई। बहुत खूब मैम, वाकई ही आपकी लेखनी की जो ताकत है ना वो बहुत ही खूबसूरत है और वो काबिल तारीफ़ है। और गर्व की बात है कि आप हमारी इस राजस्थान की मिट्टी में जन्म लिया, यहाँ आपने शिक्षा हासिल की और आज यहीं आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं और आपकी लेखनी वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ मैम आपने ना सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेज़ी की भी कई पुस्तकें लिखी, उनके बारे में आपसे जिक्र करना चाहेंगे कि फ्लो मस्ट गो ऑन, क्या कुछ ख़ास है इस पुस्तक के अंदर, इस किताब के अंदर? ये पुस्तक अभी हाल ही में मई 2025 में ही रिलीज़ हुई है। जी बिल्कुल। और पहली पुस्तक चेरिश्ड जो अंग्रेज़ी की थी वो 2009 में आई थी। तो 2009 से और अब तक
की कविताओं में से चुनिंदा कविताओं का संकलन है। मुझे लोग ऐसा कहते हैं कि क्योंकि अंग्रेजी साहित्य का मेरा बैकग्राउंड रहा है, पीएचडी रही है, तो मैंने इस बात में कोई संशय नहीं है कि अंग्रेजी साहित्य को ज़्यादा पढ़ा है हिंदी साहित्य के बनस्पत। तो जितना पढ़ा है उसका जो इम्पैक्ट है या जो प्रभाव है वो मेरी कविताओं में कहीं न कहीं आता है। इससे पहले जो चेरिश्ड पुस्तक आई थी उसमें जो मेरी अंग्रेजी की पसंदीदा कविता है, यदि आप चाहें तो मैं बिल्कुल हम वो जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक तो अ लिली इन योर गार्डन है, बट कुछ लोग उसे प्यार से सिर्फ लिली कहते हैं जी। तो इन योर लवली गार्डन रिमेंबर आई टू एम देयर, अ वाइट लिली इन अ कॉर्नर विद फ्रेग्रेंस टू शेयर, agreed I am the smallest of all your blooming flowers, but still I can scent your silent sweet hours. Pluck me with your hands today and just now, or I'll wither away before you ask how. Put me in the leaves of the book you like to read. Furthermore than this, nothing do I need. For this way I shall be close to you, and off and on you'll be in my eyes' view. What else do I yearn apart from this? Being part of your life is my greatest bliss. वाह मैम, जितनी खूबसूरत आपका हिंदी साहित्य है उतना ही खूबसूरत आपका इंग्लिश लिटरेचर भी है और उतनी खूबसूरती से आपने ये कविता भी गाई। और कुछ मैम जो हम हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी वो हम आपसे ज़रूर सुनेंगे। और अभी जो आपने बात की इस पुस्तक फ्लो मस्ट गो ऑन की, तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं साझा करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। एक तो जब ये कई बार हिंदू मुस्लिम वाला जो एक टॉपिक सा उठ जाता है अलग अलग कारणों के कारण हमारे देश में, मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारे जो देश का प्रतीक एक तरह से है, हमारे देश का जो तिरंगा है उसी में सफ़ेद, जी, केसरिया और हरा, बिल्कुल तीनों रंग हैं। सफ़ेद जो कि सौहार्द का प्रतीक है दोनों के बीच में। तो एक छोटी सी चीज़ जो एक छोटे से ख्याल ने जन्म लिया, Saffron and green. How can saffron and green be at odds in a nation whose flag unites them with white? White that is the symbol of peace, peace that holds them tight. बहुत ही खूब। और एक अधिकारी होने के नाते जो हम लोग सभी के लिए गर्व की बात है कि आप हमारे देश की, हमारे राज्य की अहम जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी की सोच बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। उसकी निष्ठा पे हमें ना सिर्फ गर्व हो बल्कि यकीन हो कि वो जो हमारे लिए निर्णय लेगा वो बेहतर होगा। और यही सब वजह है कि जब एक प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल एक खुले विचार से और खुले मन से पूरे सभी को एक समान तौर पर देखता है, और वो ज़रूरी भी है। ये हमारी ट्रेनिंग के अंदर भी दिया जाता है जो हमारे देश में। यहाँ हम आपकी जो अगली किताब है क्लाइडोस्कोप, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये पुस्तक किस बारे में है मैम और क्या कुछ खास है इसमें? क्लाइडोस्कोप कहानियों की पुस्तक है सबसे पहले जी। ये मेरी अब तक के संकलन में से इकलौती कहानियों की पुस्तक है जी। इसमें 20 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज और लगभग 7 वेरी शॉर्ट स्टोरीज हैं जो आजकल लघु कथा के रूप में पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। इसमें भी मेरे स्वयं के और निजी जीवन के साथ ही जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको जो देखने से या उनके अनुभवों को मैंने इसमें रखने की कोशिश की है। और वही जो मैंने आपसे कहा कि लुकिंग टू दी ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दी ऑर्डिनरी। और उसके अलावा एक उद्देश्य और है इस पुस्तक को लिखने का कि हम जब प्यार की बात करते हैं या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में आपस के रिश्ते की बात करते हैं तो उसको लेकर बहुत ही संकुचित सोच है समाज की। मैं उस सोच को बदलने का प्रयास कर रही हूँ कि दो व्यक्ति यदि आपस में जुड़े हुए हैं, विशेषकर यदि एक महिला और पुरुष जुड़े हुए हैं, तो उसको एक ही नजरिए से देखा जाता है जो कि सही नहीं है। रिश्तों के और व्यक्तियों के बीच के जो संवाद है या जो संपर्क है उसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। बिल्कुल। एक ही रिश्ते के भी कई सारे आयाम हो सकते हैं। तो उन्हीं आयामों को, अच्छा ये कलाइडोस्कोप जो इसका शीर्षक है, बच्चों का जो इंस्ट्रूमेंट होता है अगर आपने देखा है जिसमें रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं, हर बार उसको जब भी हिलाया जाए तो वो अलग अलग कांच के टुकड़े अलग अलग प्रकार का आकार या अलग अलग डिजाइन बना लेते हैं। तो उसी तरह की सोच है इस कलाइडोस्कोप को लिखने के पीछे, इन कहानियों को लिखने के पीछे, कि जब भी कोई नया रिश्ता या किसी एक रिश्ते से के साथ में भी कोई नया अनुभव अगर जुड़ जाता है तो एक नई डिजाइन फिर से बन जाती है। जी।
इसलिए मुझे कई लोगों ने पूछा कि हिंदी में कहानियां हैं और इसका शीर्षक अंग्रेजी में क्यों दिया गया, लेकिन कलाइडोस्कोप का हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो एग्जैक्ट है नहीं कहीं अवेलेबल, इसलिए मुझे इससे अच्छा शीर्षक इस किताब के लिए नहीं। बहुत खूबसूरत शीर्षक भी है मैम, और कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है ना वो बहुत खूबसूरत है, जो कहानियों के तौर पर इसमें बयां हो रही होगी, जाहिर सी बात है। और हमारे दर्शक भी जब भी मौका मिलेगा इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, और मैं खुद भी इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल, अमेज़ॉन पे ये उपलब्ध है सभी मेरी जो तीनों अभी रिसेंटली आई जो किताबें हैं, कलाइडोस्कोप, फ्लो मस्ट गो ऑन और खामोशी के पार, तीनों ही अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। वाकई मैम बहुत ही खूबसूरती से आपने अपने जो विचार हैं उन्हें शब्दों में पिरोया है, और कहीं ना कहीं वो समाज के ज्वलंत मुद्दे भी हैं जिन पे बात करना बेहद ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, आज की दुनिया, जो अभी आपने जिक्र भी किया था कि मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं हम, लेकिन किताबें आपका विकास करेंगी, आपको एक नई सोच देंगी, नई दिशा देंगी, और साथ ही नए शब्द देंगी, जो हमारे देश की एक पहचान है कि हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द हैं। साथ ही जीवन में सबसे ज़रूरी होता है घूमना, क्योंकि जब आप किसी दूसरे राज्य, शहर या देश या कहीं भी जा रहे होते, दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हो, ना सिर्फ आप नया देखते हो बल्कि एक नई सोच भी डेवलप होती है, और आपको ये खासा शौक़ रहा है। और एक फ़ख्र की बात है कि ना सिर्फ आप ग्रुप में घूमती हैं बल्कि आप अपने वर्क के लिए घूमती हैं, आप सोलो ट्रैवलिंग भी करती हैं। कई लोगों का ख्वाब होता है, कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए? मैं ऐसा मानती हूँ कि लिखा हुआ शब्द, सीखा हुआ ज्ञान और देखा हुआ दृश्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत खूब मैम। वो कहीं ना कहीं हमारे मनस पटल पर ऐसी छाप छोड़ जाता है जो कब जाकर उजागर हो जाए और किस रूप में न केवल आपके काम आ जाए बल्कि आपकी स्मृति को ही मधुर कर जाए। चाहे वो, उसका भी अपनी एक भूमिका होती है। आपके दुख के या कष्ट के पलों में अगर ऐसी कोई मधुर स्मृति है, अगर कोई ऐसी मधुर अच्छी जगह की कोई याद है या उससे जुड़ा हुआ कोई अनुभव है, तो भी वो अपने आपको सुकून तो देते ही देते हैं। उसके अलावा जहाँ तक सोलो ट्रैवल की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है, मैं पिछले कई सालों से 10-11 साल हो गए मुझे अब सोलो ट्रैवल करते हुए, तो जब भी आप अकेले कहीं पर जाते हैं और विशेष रूप से प्रकृति से जुड़ी हुई जगहों पर जाते हैं या इतिहास से भी जुड़ी हुई जगहों पर जाते हैं, तो आप उस जगह को, उसका जो सौंदर्य है या उससे जुड़ी हुई जो भी घटनाक्रम है, अगर इतिहास से जुड़ी हुई कोई जगह है, उसे आप ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपके साथ में यदि कोई है, वो एक तो आपसे इतर उसके टेस्ट हो सकते हैं, रुचियाँ हो सकती हैं। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना आप किसी चीज़ को या किसी जगह को एंजॉय कर रही हैं उतना वो भी करे या उसमें वो भी उतना ही साथ दे, और अगर दे भी तो भी आप 2 लोग 4 लोग जितने भी लोग गए हैं, आप उसके बारे में निश्चित रूप से बात करेंगे जी। लेकिन अगर आप बात ही नहीं कर रही हैं तो आपके पास में और कोई काम नहीं है उस जगह को एब्जॉर्ब, अपने भीतर अंगीकार करने के। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जितना उस विषय के बारे में सोचेंगी, उसको देखेंगी, उसे ऑब्जर्व करेंगी, उतना ही आपकी न केवल संवेदना, आपकी रुचि और आपकी सोच, और आपका, अगर आप लिखते हैं तो आपका लेखन भी, बल्कि आप नहीं भी लिखते हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सोलो ट्रैवल करने लग जाएंगे तो आप लिखने भी लग जाएंगे, विचार अपने आप जन्म लेने लगेंगे। बिल्कुल। तो अभी हाल ही में मेरे साथ हुआ, मैं इसी साल हिमाचल गई थी जी। तो एक दिन मुझे सुबह सुबह लगा कि आज मुझे सनराइज देखना है। तो सनराइज देखने के लिए जिस होटल में मैं ठहरी थी उसकी डायरेक्शन अप्रोप्रिएट नहीं थी, तो वहाँ से मैं पैदल चलते हुए एक ऐसी जगह पे पहुँची जहाँ से मुझे ईस्ट डायरेक्शन क्लियरली दिखे, लेकिन उस तरफ एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ था जिसके पीछे से सनराइज हो गया था, लेकिन उस पहाड़ के कारण मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो अब क्योंकि मैं 1 घंटे सिर्फ सूरज के बारे में सोच रही थी, तो बहुत ही अवश्यम भावी था कि मैं सूरज के विषय में कुछ ना कुछ लिखूं, और वही हुआ भी जी। तो इस तरह के रोचक प्रसंग हो जाते हैं जब भी आप कहीं अकेले घूमने जाते हैं, तो न केवल नेचर से और इतिहास से बल्कि आप लोगों से भी जुड़ते हैं जो आपके साथ में ट्रेन में, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या आप अगर टैक्सी हायर कर रखी है। ये भी बहुत रोचक प्रसंग है कि मैं पिछली बार जब हिमाचल गई थी 2022 में, तो मेरा जो टैक्सी का ड्राइवर था वो पंजाबी था जी। मैंने 11 दिन उसके साथ ट्रैवल किया। मैं उसकी पंजाबी फोन पे सुनते सुनते ही शायद इतनी प्रभावित हो गई कहीं ना कहीं कि मैंने पंजाबी में एक कविता लिख डाली। अरे वाह! तो मैम वो कविता सुनाना चाहेंगे आप? जरूर सुनाना चाहूंगी। छोटी सी कविता है। कल कल कर दी नदियां जी, ए कल कल कर दी नदियां, पहाड़ां दी होए चिट्ठियां, लियांदी उन्हां दो मिठा पानी है, ए खुशबू वाली मिट्टी है। नदियां तू सानू पानी मिले, मिट्टियां फसल मिले,
संस्कृति दी चहल पहल मिले, जीण दू संबल मिले, फिर भी असी न मानिया, कर दे रहे नादानियां, बिन समझे प्रेम दी चिट्ठियां, दूषिता पानियां, दूषिता मिट्टियां ने पानियां। वाह मैम वाह, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाया, ना सिर्फ पंजाबी में बल्कि वो कहते हैं ना लहजा भी आपका पंजाबियत भरा था। हाँ, मैं पंजाबी क्योंकि शब्द तो मैंने कुछ पकड़ लिए उसके साथ घूमते घूमते, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धियाँ होना स्वाभाविक था। तो मेरी एक कलीग रह चुकी हैं मीनाक्षी सेठी जैदी, उन्हें मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने वर्तनी की दृष्टि से इसमें सुधार किए हैं। बहुत खूब। ये आपका भाषाओं से प्रेम कहीं ना कहीं नज़र आता है और ये तो हमारे देश की ख़ास बात भी है कि चंद किलोमीटर पे हमारी भाषा जो है वो बदल जाती है। वो बहुत सारी भाषाओं से समृद्ध देश है और आपने अपनी कला में वो पिरो भी दिया। बहुत ही खूबसूरत। मैम, यहाँ हम जिक्र करना चाहेंगे कि कविता आप हर मौके पर लिख रही हैं, चाहे आप अगर कहीं घूम रही हैं, और 2000 कविताएं अपने आप में मायने रखती। क्या कभी ऐसा हुआ है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कोई ऐसी घटना घटित हुई हो और उस घटना को आपने कविता में पिरो दिया हो? कभी ऐसा हुआ है? ऐसा तो कई बार हुआ है। जी जी। मैं उन घटनाओं की अपेक्षा सीधे सीधे उस कविता पे ही आती हूँ। अच्छा मैम, बहुत खूब। प्रशासनिक अनुभवों में कई बार ऐसा भी होता है कि हम विवश होते हैं, हम जो चाह रहे होते हैं या जो तर्क संगत बात होती है उससे हटके हमें कई बार कुछ चीज़ों को वो करना पड़ता है। तो एक कविता है गलत जी, कि सही को सही कहना गलत, गलत को गलत कहना गलत। जी, हमारा साथ भी नहीं देते कई बार सही बिल्कुल सही कहने पर, उससे प्रेरित है ये कविता। सही को सही कहना गलत, गलत को गलत कहना गलत, सही को गलत कहना गलत, गलत को सही कहना सही। उफ, ये कैसी गफलत। मुझे तो बस आता है समझ गणित का यह सीधा नियम, धन और धन होता है धन, ऋण और ऋण भी होता है धन, पर ऋण और धन होता है ऋण। इसलिए कहती सही को सही और गलत को सदा गलत, सजा चाहे पड़े भोगनी, परखा जाए कितना भी धैर्य और हिम्मत, क्योंकि बाहर से लड़ सकती, अपनी जिद पर अड़ सकती, पर ज़मीर से नहीं झगड़ सकती, न चैन उड़ाकर जग सकती। बहुत खूब मैम, बहुत खूब और बहुत ही खूबसूरत। आपने ये, मैंने आपकी हर कविता के अंदर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन को छूती हुई कविता है और वो समाज को एक आईना दिखाती हुई कविता है। बहुत ही खूबसूरत और काबिले तारीफ़ है मैम ये आपकी कविता। तमाम कविताएं आपकी बहुत ही प्यारी हैं। कितना खुशी महसूस होती होगी आपको, कितना गर्व महसूस होता होगा जब आप समाज को लफ्ज़ों के ज़रिए, कहते हैं ना कि अल्फाज जो होते हैं, चाहे वो गीत हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो साहित्य हो, वो समाज को एक आईना दिखाते हैं। जब आपको कोई इस तरीके से कहता हो, कितना खुशी और एक, कहते हैं ना, सेटिस्फेक्शन महसूस होता होगा। बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छा लगता है। संवेदना के कारण आप न केवल इस ओहदे पर जहाँ पे मैं पहुँच पाई हूँ, मैं उसके लिए सभी की शुक्रगुजार हूँ, अपने परिवार और अपने शिक्षकों और मित्रों की, सभी की। यहाँ पहुँचकर जब आप संवेदना से लबरेज होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के, न केवल अपने स्वयं के विभाग से जुड़े हुए अनुभवों में, बल्कि दूसरे विभागों में भी, क्योंकि आप इस मुकाम पर पहुँच जाते हैं तो आप किसी न किसी रूप में लोगों की मदद, जो सच्चे अर्थों में किसी गलत चीज़ का शिकार हो रहे हों, उनकी आप मदद कर पाते हैं। तो उसके कारण ज़्यादा फ़क्र होता है कि यहाँ पहुंचकर आप कम से कम कुछ हद तक सही को सही और गलत को गलत कह पाए। बहुत खूब। आपके लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि शब्दों की स्याही जब जीवन से निकले तो वो कविता नहीं, इतिहास बन जाती है, और ऐसा ही एक खूबसूरत आपने इतिहास बना दिया है अपनी कविताओं और अपनी किताबों के माध्यम से। वाकई मैम काबिल तारीफ़ है। मैम, आपको आपके कार्यों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, चाहे वो वीरांगना सावित्रीबाई फूले अवार्ड हो या फिर स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड हो। इतने सारे अवार्ड्स, दिल के करीब कौन सा अवार्ड है जिसे पाके बहुत सुकून महसूस करती हैं? दो तरह के अवार्ड्स हैं, जैसा कि आपने देखा ही है। बिल्कुल। एक मेरी रचनात्मकता के कारण, लेखन के कारण जो मुझे मिले हैं, और एक जो प्रशासनिक भूमिका में रहते हुए जो मिले हैं। तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं करूंगी। रचनात्मकता क्योंकि मेरी अपनी है, तो निश्चय ही ज़्यादा खुशी उन अवार्ड से मिलती है जो मेरे लेखन के कारण मुझे मिली, या जो मेरे अपने होने के वजूद मेरी
क्रिएटिविटी के कारण, मेरी लैंग्वेज के कारण, या जो मैं हूँ उसके कारण मिली। प्रशासन में तो कई बार आपने कोई काम किया उसके लिए भी, जैसे जो अभी लेटेस्ट अवार्ड मिला, गवर्नेंस वाला अवार्ड जो मिला मुझे, वो मैंने जो कार्य किया वो हमारे जो आयुक्त महोदय थे उनके निर्देशन में मैंने कार्य किया और एक टीम के साथ किया, मैंने अकेले भी नहीं किया वो। तो इसलिए मैं जब अवार्ड लेने गई तो मैं अपनी उस टीम को साथ में लेकर गई। बहुत खूब। तो वो आप अपने डे टू डे की जो की एक्टिविटीज़ हैं उसको करते हुए आपको अवार्ड मिला है, वो जो भी मिले हैं, तो इसलिए उससे ज़्यादा मेरे दिल के वो अवार्ड करीब होते हैं जो मुझे अपने लेखन के कारण मिलते हैं। बहुत खूब मैम। तो और प्रेम शंकर श्रीवास्तव अवार्ड क्योंकि मेरा पहला लेखन के लिए अवार्ड मिला था मुझे, तो वो आज भी मेरे दिल के सबसे करीब है। बहुत खूब। यहाँ आपका ना सिर्फ अवार्ड सबसे प्रिय है, बल्कि आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक लीडर की खासियत ये होती है कि वो अकेला नहीं होता, वो टीम के साथ होता है, और तभी वो लीडर कहलाता है जब उसके साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है, और ये आपकी खासियत भी है। मैम कहते हैं ना, दुनिया जो है, जब हम देश से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो काफ़ी तरक्की किए हुए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम में। स्पेशली जब हम जापान का जिक्र करते हैं तो टेक्नोलॉजी और पंक्चुअलिटी के मामले में जापान बहुत आगे है, जिससे हम ना सिर्फ हम लोग भी उनकी टेक्नोलॉजी देखते हैं, सीखते हैं। ये एक मंच होता है विश्व स्तर पर कि आप दूसरे देशों से भी प्रोत्साहित होते हैं और प्रेरणा लेते हैं। आपने भारत को प्रतिनिधित्व किया कराधान मामले में जापान जाके, कैसा अनुभव था जब इंटरनेशनल स्टेज पे आप देश को प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं? वो वैसे ही फख्र का विषय होता है। बिल्कुल। आपने कैसा महसूस फख्र की बात कर रही थी, वो जापान जाने की जो अपॉर्चुनिटी, अवसर जो जी, वो किसी भी अवार्ड से अब तक मुझे जो भी मिला है उसमें से सबसे ज्यादा ऊपर मैं उसे स्थान देती हूँ। बिल्कुल। वो जो मोमेंट था वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ था। वो भी एक बहुत ही रोचक किस्सा था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, ये जापान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेशन एजेंसी जाइका के नाम से एक एजेंसी है जो दुनिया भर के जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। हमारे भारत देश में भी उस समय लगभग 23 प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन के, रोड बिल्डिंग के, पावर प्रोजेक्ट, इस तरह से जाइका के सहयोग से चल रहे थे। वो फाइनेंशियल ग्रेड असिस्टेंस देते। इवन जो हमारे यहाँ पर हाई स्पीड जो रेल वाला प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसकी भी ट्रेनिंग्स वहाँ पे सेम टाइम पे जब मैं गई थी तो वहाँ रेलवे के ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग चल रही थी। तो जाइका ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो साल में लगभग 800 से अधिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाता है डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जी। और वो ऑब्वियसली उसको एडवर्टाइज करता है। तो मुझे अपने स्तर पे ही, उसमें विभाग का कोई रोल नहीं था, मुझे अपने निजी स्तर पर उस प्रोग्राम के विषय में जो कि टैक्सेशन पे था जानकारी प्राप्त हुई और मैंने उसे अप्लाई किया। लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर मैं क्योंकि परमिशन के साथ ही वहाँ जा सकती थी, और हमारे यहाँ पर जब अब्रॉड जाने की परमिशन चाहिए होती है ऐसे किसी प्रोग्राम के लिए, तो जो संबंधित विभाग के मंत्री महोदय हैं उन्हीं की अनुमति से आप जा सकते हैं जी। वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री अधिकांशतः मुख्यमंत्री महोदय होते जी। हैं। तो मुख्यमंत्री महोदया तक ये मेरी जो परमिशन की फाइल है वो जानी थी। तो पहले तो आपकी उम्मीद वहीं पे कम हो जाती है। फिर खैर मुझे वो परमिशन मिली जी। उस परमिशन के बाद में भी एप्लीकेशंस ऑब्वियसली बहुत सारी थी जो वहाँ गई थी, लेकिन जाइका का जो इंडिया ऑफिस दिल्ली में था, उन्होंने वो सारी एप्लीकेशंस जो उन्हें प्राप्त हुई थी उसमें से इंटरेस्टिंगली आई वाज टोल्ड कि स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें ये पहली एप्लीकेशन मिली थी। अदरवाइज सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही अप्लाई करते थे इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के विषय में। स्टेट गवर्नमेंट तक तो जानकारी ही नहीं पहुंच पाती थी जी। तो उन्होंने, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन सबसे न केवल सबसे पहले पहुंची थी बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिहाज से पहली एप्लीकेशन थी जो कि स्टेट के सीएम से अप्रूव होके आई थी जी। तो उन्होंने यद्यपि वो सभी एप्लीकेशंस जाइका टोक्यो के ऑफिस में भेजी सिलेक्शन के लिए, बट उन्होंने प्रायोरिटाइज इन कारणों की वजह से मेरी एप्लीकेशन को करके भेजा। बहुत तो फाइनली मुझे आज भी वो दिन, वो पल, वो तारीख याद है, वो 4 जुलाई 2018। बिल्कुल, वो आपकी आंखों में खुशी नजर भी आ रही है। मुझे पहले उनका फोन आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है और अगले ही दिन उनकी ईमेल आ गई थी। तो फाइनली मुझे ये जाने को अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पर जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इंटरनेशनल सेमिनार ऑन टैक्सेशन जनरल, वो लगभग 20 देशों से उन्होंने ऑफिसर्स को इनवाइट किया था इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन वहाँ पे 14 देश के प्रतिनिधि ही पहुँच पाए। उन 14 में से मैं एक थी और बाकी 4 क्योंकि उनका 20 का जो ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी थी वो 20 पार्टिसिपेंट्स की थी, तो उन्होंने 4 पार्टिसिपेंट्स अपने जोड़े थे जी। जापान के अलावा भारत और भारत के अलावा जितने भी देश थे उसमें बाकी की जो 13 कंट्रीज थी वो सभी
मोस्टली एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज थी, जो कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज थी। लेकिन इतने सारे देशों के लोगों से एक साथ न केवल उनके संपर्क में आना, बल्कि उनकी टैक्सेशन प्रणालियों से रूबरू होना, उससे वो खासा आपके लिए एक OECD जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पेरिस में है, उनकी तरफ से भी जो इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज है उसके ऊपर हमें ट्रेनिंग दी गई। बहुत तो खूब, बहुत ही गर्व का, बिल्कुल। और वो 1 महीने लंबा प्रोग्राम, तो वो बहुत ही गर्व के पल थे। बिल्कुल, और इतना लंबा वक्त और देश को प्रतिनिधित्व करना वाकई गर्व की बात होती। मैम, भारत एक ऐसा देश है, भारत के तिरंगे के साथ वहाँ खड़े होकर आंखों में पानी आ जाता था। बिल्कुल मैम, वो सबसे अच्छा मोमेंट होता है, हर खिलाड़ी हो या अधिकारी हो, जब वो देश को प्रतिनिधित्व कर रहा होता है ना, तो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे देश के लिए फख्र की बात होती है। मैम, भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को देवी रूप माना जाता है। वो अन्नपूर्णा भी है, वो सरस्वती भी है, वो लक्ष्मी भी है और वो दुर्गा भी है। आप 2 किरदार निभा रही हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, साथ ही आप एक लेखिका भी हैं और महिला लेखिका के तो मैम क्या लगता है, जो जितनी महिलाएं देख रही हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? चूंकि वक्त की कमी है, तो आप चलते चलते उन्हें क्या कहना चाहेंगी ताकि वो अपने जीवन में एक नई दिशा तय कर सकें? मैं फिर से उसी गीत पर आऊँगी कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हम जिस समाज में जी रहे हैं आज भी, चाहे महिला किसी भी मुकाम पर पहुंच गई है, फिर भी किसी भी महिला की राह आसान नहीं है। वो जिस भी राह पर चल रही है, उसने अपने लिए जो भी रास्ता चुना है, या चुनने का भी कई लोगों को तो मौका या अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन जिस भी राह पर वो चल रही हैं वो आगे बढ़ती चलें और किसी भी चीज़ से कभी भी निराश ना हो। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हम आगे बढ़कर और अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, और यही कहेंगे कि जो खुद को साध ले वही समाज को संभाल सकता है, और एक ऐसी ही अधिकारी हैं आप जिन्होंने ना सिर्फ खुद को साधा बल्कि समाज को भी संभाला और एक नई दिशा दी। और हम सब राजस्थानियों को फख्र है कि आप इस मिट्टी में जन्मी और इसकी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चूँकि मैम वक्त अब हमें दर्शकों से इजाज़त लेने का कहता है, तो आप यहाँ आई, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत सारी खूबसूरत बातें और जीवन की जो अच्छी खूबसूरत कविताएँ और कहानियाँ हैं वो सुनाई। फ़िलहाल वक्त हो चला है कि हम अपने दर्शकों से इजाज़त लें, लेकिन मैम सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, और चंद लफ्ज़ों में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी वो कैसे? बस अभी जो आपने प्रश्न किया उसी को मैं सभी से साझा कर लूँगी। ये ना केवल महिलाओं के संदर्भ में तो लिखी ही है, लेकिन हर कोई इसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है कि किरण हूँ मैं रोशनी की, किरचों में भी उतर आती हूँ, लता हूँ एक बौराई सी, नेह के स्पर्श से लिपट जाती हूँ कोमल भी छुई मुई सी, नजर भर देखो तो लजाती हूँ, और नर्म जैसे रुई सी हर शीत से बचाती हूँ, पर उस किरण की आग भी हूँ, अतिकारक को हूँ जला सकती, महक से मूर्छित भी करती, कोई उलझे तो हूँ उलझा सकती हूँ, समर्थ भी इतनी मैं, राह अपनी खुद बना सकती, और कठोर भी ऐसी हूँ, हर तूफान से टकरा सकती। तुम मत समझो कमजोर मुझे, क्या हुआ जो मृदु मुस्कान है, मत सोचो कि नादान हूँ, हर नजर की मुझे पहचान है, तुम साथ दो तो अच्छा है, वरना मेरा अलग भी नाम है, जग जननी हूँ सम्मान करो, मेरा भी आत्मसम्मान है। बहुत खूब। और इन्हीं शब्दों के साथ हम दर्शकों से विदा लेंगे, लेकिन आपके लिए ये ज़रूर कहेंगे कि मैं वही करती हूँ जो मेरे शब्दों को और मेरे कर्म को एक दिशा दे। मैम आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम लगा होगा। तो दर्शकों, अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और जल्द मुलाकात होगी अगली किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार।